नायक के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह और उसकी बहन छोटे थे। रोजर की मां ने उसे एक शमन बनने के लिए कहा क्योंकि वह निश्चित थी कि उसमें क्षमता है और आत्माएं उसकी रक्षा करेंगी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने यह रास्ता नहीं चुना तो उसे बड़ी मुसीबत में पड़ना होगा और उसे शमनवाद के धार्मिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया। ये कविता, जादू और अजीब चीजें थीं जिनके बारे में रोजर पहले कभी नहीं जानता था। हालांकि उस समय तक वह पहले से ही जानता था कि वह जीवन से क्या चाहता है और ये सभी शिक्षाएं उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं देती थीं। इसलिए उसने अपना सारा समय वैज्ञानिक शोध में लगा दिया और 10 साल बाद वह समाज का हिस्सा बन गया। हालांकि एक कार से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। यह मानना मुश्किल था, लेकिन नायक की मां सही थी क्योंकि मुसीबतें उस पर हावी हो गईं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात उसका पुनर्जन्म था। उसे पता चला कि जीवन अकेला नहीं है और उसकी मां ने जो कुछ भी कहा था वह सच साबित हुआ। अपनी मृत्यु के बाद उसने महसूस किया कि कुछ चीजें केवल अनुभव से ही सीखी जा सकती हैं और अब यह सब याद करते हुए उसने खुद से पूछा कि वह अभी क्या कर रहा था। उसने अचानक अपना हाथ नीचे किया और पाठ्य पुस्तक के पन्नों पर जोर से थप्पड़ मारते हुए घोषणा की कि पाठ शुरू हो रहा है। उसने बताया कि आज वे एक जादुई वृत्त बनाना जारी रखेंगे। वह जादू की अकादमी में एक शिक्षक के रूप में काम करता था और घटनाओं की एक श्रृंखला उसे यहाँ ले आई थी। कुछ समय पहले स्टेशन पर लोग घूम रहे थे, जिनमें से कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। यात्री ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश कर रहे थे और इंस्पेक्टर को अपने टिकट दिखा रहे थे। उसने एक यात्री को सुरक्षित यात्रा की शुभकामना दी और फिर अगले व्यक्ति का अभिवादन किया जो उसके पास आया और उससे अपना टिकट दिखाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने उसे अपना टिकट दिया और जांच के बाद इंस्पेक्टर ने उसे धन्यवाद दिया और सुरक्षित यात्रा की कामना की। वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और इंस्पेक्टर यात्रियों की जांच करता रहा। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए यात्री को याद आया कि उसकी सीट चौथे डिब्बे में तीसरे कंपार्टमेंट में थी। आखिरकार उसे सही सीट मिल गई और अंदर जाकर उसने जेरार्ड को देखा जो अपनी सीट पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। जेरार्ड अपने पड़ोसी को देखकर हैरान हुआ और उसका अभिवादन किया और रोजर सेलेसी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जल्द ही ट्रेन चल पड़ी और अपने रास्ते पर निकल गई। कुछ समय बाद रोजर ने अपनी किताब से नजर उठाई जिसे वह पढ़ रहा था और जेरार्ड के अखबार की ओर देखा। उसने एक हेडलाइन देखी जिसमें लिखा था कि दक्षिणी राज्य में गृह युद्ध समाप्त हो गया था और राजकुमारी के गुट ने जीत हासिल की थी। उसने घोषणा की कि यह युद्ध अंततः समाप्त हो गया है और मुस्कुराया। जेरार्ड ने पहले उसे संदेह से देखा, आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए, फिर उसके शब्दों से सहमति जताते हुए कहा कि यह सच था। उसने स्वीकार किया कि वह भी सोच रहा था कि यह कब खत्म होगा। रोजर को याद आया कि अभी कुछ समय पहले तक राजकुमार के गुट ने सैनिकों की भर्ती की थी। वह खुश था कि युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चला। तभी उसे कुछ याद आया और उसने जेरार्ड से माफी मांगते हुए कहा कि वह अपना परिचय देना भूल गया था। उसने अपना नाम बताया और जेरार्ड ने कहा कि उसका कोई उपनाम नहीं है और बस अपना पहला नाम बताया। फिर उसने अनुमान लगाया कि रोजर कुलीन परिवार से था। रोजर ने कहा कि वह एक पतित कुलीन है, लेकिन जेरार्ड से चिंता न करने के लिए कहा। जेरार्ड ने जवाब दिया कि वह सब समझ गया है। रोजर ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। जेरार्ड ने जवाब दिया कि वह लिंडनब्रुन जा रहा है, साम्राज्य की राजधानी, क्योंकि उसने सुना था कि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रोजर मुस्कुराया और कहा कि एक्सिलियन साम्राज्य अपनी उन्नत जादुई इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहां निश्चित रूप से देखने लायक चीजें हैं। वह खुद लील जा रहा था ताकि थीन अकादमी में शामिल हो सके। जेरार्ड उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और उसने देखा कि रोजर बहुत छोटा है। उसने मान लिया कि रोजर एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ होगा। रोजर ने शर्मिंदगी से आंखें बंद की और अपने बालों को पकड़ते हुए कहा कि वह वास्तव में ऐसा नहीं है और बस भाग्यशाली है। जेरार्ड ने कहा कि बहुत से लोग रोजर की जगह पर होना चाहेंगे और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। रोजर खुशी से मुस्कुराया और उसके इन शब्दों के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह युद्ध के विषय पर लौटा और पूछा कि क्या उसने अफवाहें सुनी हैं। उसने समझाया कि वह राजकुमारी के गुट के एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जो जीत रहा था। उसे याद आया कि कुछ लोगों ने कहा था कि उसके पास न तो जादू का अनुभव था और न ही उच्चतम नाइटली रैंक, और वह एक भटकता हुआ मर्सनरी था जिसका नाम मैकियावेली था। जेरार्ड ने जवाब दिया
कि वह सब समझ गया है। रोजर ने अपनी बाहों को सीने पर क्रॉस करते हुए कहा कि जेरार्ड विशेष रूप से हैरान नहीं हुआ। उसने स्वीकार किया कि वह सोचता था कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन वास्तव में यह सच था, क्योंकि मैकियावेली वह था जो एक वस्तु की तलाश में दुनिया भर में घूम रहा था, और यही नाम उसने अपने पिछले जीवन में इस्तेमाल किया था। अंत में जेरार्ड ने रोजर का ध्यान खींचते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम 3 अकादमी में एक कक्षा संभालोगे? उसने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वह द्वितीय वर्ष के छात्रों की जिम्मेदारी संभालेगा। जेरार्ड आश्चर्यचकित रह गया कि रोजर सीधे दूसरे वर्ष से शुरुआत कर रहा था। उसने महसूस किया कि रोजर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सक्षम था। तभी अचानक वह जमकर रह गया। उसकी यह हालत देखकर रोजर ने उलझन से पूछा, क्या कोई दिक्कत है? जेरार्ड ने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे रुकने को कहा और जो होने वाला था उसके बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक भीषण धमाका हुआ और पूरी ट्रेन हिल गई। जेरार्ड चिल्लाया और रोजर हकलाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? क्या इंजन में विस्फोट हो गया? जेरार्ड ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंजन तात्कालिक जादू से सुरक्षित था। तभी वह चौंका और भौहें चढ़ाते हुए समझ गया कि यह एक जालबाज टमाटर था। रोजर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों किया गया होगा। जेरार्ड ने अनुमान लगाया कि कोई अधनी व्यापारियों या कुलीनों को लूटना चाहता था। उसने बताया कि अगर उन्होंने विस्फोट किया तो इसका मतलब था कि उनमें अनिश्चित रूप से एक जादूगर था। उसने गंभीरता से कहा कि उन्हें आज छिप जाना चाहिए या ट्रेन से उतर जाना चाहिए। रोजर ने उसे रुकने को कहा और घोषणा की कि वह पहले जाएगा। अपनी टोपी पहनकर वह डिब्बे से बाहर निकला और चौथे डिब्बे में चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। जेरार्ड भी डिब्बे से बाहर आया और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या अन्य यात्री सुरक्षित हैं? रोजर ने बताया कि डिब्बे जादू से सुरक्षित थे, लेकिन जेरार्ड ने चेतावनी दी कि यह कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि अगर डिब्बे पर भी वही जादू लगा होता जिसे डाकुओं ने तोड़ दिया था, तो वहां रहना खतरनाक था। रोजर ने पूछा कि क्या विस्फोट तीसरे डिब्बे से आया था? वह समझ नहीं पा रहा था कि डाकू अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे थे। जेरार्ड ने कहा कि अगर वह डाकू होता तो आज पहले डिब्बे में जाता। रोजर को याद आया कि वहां केला की प्रथम श्रेणी के यात्रियों थे और माना कि वे भाग्यशाली थे। जेरार्ड ने सुझाव दिया कि वे पीछे के दरवाजे से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें बस इन सीमा रक्षकों के आने का इंतजार करना था। लेकिन तभी एक डाकू रस्सी का उपयोग करते हुए खिड़की के पास आया और अपनी गति का लाभ उठाकर उसे तोड़कर अंदर घुस गया। कांच के टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। चिल्लाते हुए जेरार्ड और रोजर अलग हो गए। रोजर ने जेरार्ड के सामने खड़े होकर उसे पीछे कर लिया और आदेश दिया, मेरे पीछे रहो। डाकू ने खड़े होकर उन्हें देखा और भौहें चढ़ाईं। जेरार्ड ने उसकी हालत देखते हुए कहा, यह आदमी तो बेहाल लग रहा है। रोजर ने भी होठ दबाए और उसे संदेह से देखा। तभी डाकू ने अचानक एक खंजर निकाला और उन पर हमला करने दौड़ा। रोजर ने हाथ हिलाया और अपने पास जादुई ऊर्जा का एक गोला बनाया, फिर उसे उस आदमी की ओर छोड़ दिया। हमले की ताकत से वह चीखता हुआ और एक तरफ उड़ गया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। थोड़ी देर बाद जेरार्ड ने रोजर से पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? उसने जवाब दिया कि उसने समझाया नहीं था, यह बताते हुए कि उसने उसे थोड़े समय के लिए अचल कर दिया था। फिर वह पंडित की ओर बढ़ने लगा और जेरार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे चेतावनी देते हुए कि यह खतरनाक था, लेकिन रोजर ने कहा कि सब ठीक है, यह समझाते हुए कि वह बस उस आदमी से कुछ सवाल पूछने जा रहा है। अपने गेंदे को उसकी ओर इशारा करते हुए उसने उससे पूछा कि वह इस गाड़ी में क्यों घुसा था। पंडित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खांसा और फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। रोजर ने घोषणा की कि उसने उसे हंसने की अनुमति नहीं दी थी और उसे जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन पंडित उसकी बात सुनने वाला नहीं था और उसे गंदा आदमी कहकर चिल्लाया कि वह उन सभी को मार डालेगा। अचानक उसने अपनी शर्ट खोली, जिससे उसके सीने पर बंधा विस्फोटक दिखाई दिया, जिस पर एक काउंटडाउन घड़ी थी। विस्फोट में केवल 1 सेकंड शेष था और यह समझते हुए जेरार्ड ने रोजर को पुकारा, उसे छिपने के लिए कहा। उसने अपने जबड़े को भींचा, भौहें चढ़ाईं और विस्फोटक की ओर देखा। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ और गाड़ी से आग की लपटें फूट पड़ीं। धुआं और चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। जैसे जैसे लपटें धीरे धीरे शांत हुईं और हवा में केवल धुआं रह गया, जेरार्ड चीख पड़ा। वह फर्श पर गिर गया, अपने सिर को हाथों से ढक लिया और इसी वजह से वह विस्फोट में बच गया। जैसे ही वह उठा, उसने रोजर का ध्यान खींचा और पूछा कि क्या वह ठीक है। अचानक वह सिहर उठा, उसकी आंखें फैल गईं और उसने देखा कि सामने खाली जगह थी, जहां न तो पंडित था और न ही रोजर। साथ ही ट्रेन की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया था। वह छेद के किनारे पर गया, बाहर झांका और रोजर का नाम लिया।
फिर उसने अपने गाल पर हाथ रखा और चिढ़ गया, यह देखकर कि उसकी त्वचा का कुछ हिस्सा उखड़ गया था। वह नाराजगी से भौहें सिकोड़ने लगा, फिर आह भरते हुए याद किया कि यह सूट तो उसके लिए खास बनवाया गया था। उसने अपना मुखौटा फाड़कर फेंक दिया, अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए खुद से पूछा कि वह हमेशा दुर्घटनाओं में क्यों फंस जाता है। हुआ ये कि जिसे हम मुख्य किरदार प्रोटैगोनिस्ट समझ रहे थे वो मर गया, और अब असली प्रोटैगोनिस्ट जो बूढ़े आदमी के मुखौटे के पीछे छिपा था, कहानी में आने वाला है। मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में मिलते हैं।